क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? यदि हाँ, तो क्या आपके नमक में प्लास्टिक मिला हुआ है? और तो और क्या आपके चीनी शुगर में भी प्लास्टिक मिला हुआ है? भारत में बिकने वाले हर तरह के नमक और चीनी में भारी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक के कण होते हैं। हम जाने अनजाने हर दिन प्लास्टिक के कण अपने शरीर में डाल रहे हैं। अभी इन्वायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक लिंक के अनुसार उनके रिसर्च में ऐसा पाया गया कि भारत में सारे प्रकार के नमक और सारे प्रकार के चीनी में पाया गया है माइक्रो प्लास्टिक। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसी माइक्रो प्लास्टिक की वजह से हमारे देश में ढेर सारे लोगों का हार्ट अटैक से डेथ हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक से डेथ हो रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हमें समझेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है और कैसे माइक्रो प्लास्टिक हमारे जिंदगी में ऐसे भरा पड़ा है जैसे कि हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें माइक्रो प्लास्टिक ना पाया जाता हो। और हम ये समझें कि माइक्रो प्लास्टिक से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक है क्या। माइक्रो प्लास्टिक से आप कतई मत कंफ्यूज होइएगा कि माइक्रो प्लास्टिक का मतलब ऐसा प्लास्टिक जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सके। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि 1 मीटर इतना बड़ा होता है, आधा मीटर इतना बड़ा होता है, फिर जो है सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, उसके बाद होता है माइक्रोमीटर। अगर किसी माइक्रो प्लास्टिक का साइज 5 मिलीमीटर से भी छोटा हो उसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और तो और अगर उसी प्लास्टिक को और छोटा छोटा कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं नैनो प्लास्टिक, जिसका की साइज 1000 माइक्रोमीटर से भी जो छोटे होते हैं उसको बोलते हैं नैनो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? माइक्रो प्लास्टिक लगभग 5 प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप एंड साइज। नंबर 1, फाइबर, जो कि बाल से भी पतले पतले फाइबर के रूप में होते हैं। ज्यादातर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलते हैं या फिर धूल और डस्ट में ऐसे फाइबर वाले माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं। नंबर 2, फ्रेगमेंट माइक्रो प्लास्टिक। इसका मतलब होता है कि जब कोई प्लास्टिक पहले से आकार में छोटे छोटे टुकड़े में ऑटोमेटिक टूट टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड माइक्रो प्लास्टिक। तीसरा है फिल्म माइक्रो प्लास्टिक। फिल्म का मतलब होता है जो प्लास्टिक बैग जिसमें आप सब लोग सब्जी खरीदते हो, रोज आप घर की रोजमर्रा चीजें खरीद लेके आते हो, जिस प्लास्टिक में ऐसे प्लास्टिक से बनते हैं फिल्म माइक्रो प्लास्टिक। इसके बाद नंबर 4 पे आता है फोम प्लास्टिक, जो कि आप पहले से भी जानते हैं। और नंबर 5 पे आता है माइक्रो बीड, जो आर्टिफिशियल रूप से छोटे छोटे प्लास्टिक के बीड बनाए जाते हैं, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। लोग अपने स्किन पे लगाते हैं, अपने पूरे बॉडी पे लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाते कैसे हैं। उसके देखिए कई कारण है। नंबर 1 कारण है फूड। और फूड के भी 2 कैटेगरी है। एक ऐसी कैटेगरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पैकेज फूड, जो भी आप ऑरेंज जूस खरीदते हो मार्केट में, एप्पल का जूस खरीदते हो, सॉस खरीदते हो, मसाला खरीदते हो, हर प्रकार के खानों में जो भी कवरिंग होती है वो एक प्रकार के प्लास्टिक के पैक में दिया जाता है। जब आप ऑरेंज जूस या एप्पल जूस खरीदते हो तो वो उसके ऊपर से आप देखेंगे तो कार्डबोर्ड यानी कागज का बना हुआ एक बॉक्स होता है, लेकिन उसके अंदर दीवार में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर की जो दीवार होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये प्लास्टिक घुल के आपके खानों में मिल जाता है? उसका उत्तर है नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो प्लास्टिक आपके फूड में जाने के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 होता है हीट। अगर आपका जूस को एक ऐसी जगह रखा गया जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो जो प्लास्टिक घुल घुल करके आपके ऑरेंज जूस में मिलता रहेगा। दूसरा कारण है एज। अगर वो बॉटल कई महीनों, कई दिन, कई हफ्ते तक पड़ा रहता है तो जितने लंबे दिनों तक वो जूस उस बॉटल के अंदर रहता है उतने देर तक वो प्लास्टिक उसके अंदर घुलता रहता है। तीसरा चीज डिपेंड करता है कि उस कंटेनर में किस टाइप का चीज मिला हुआ है। अगर कोई एसिडिक है तो उसमें ज्यादा जल्दी से घुलेंगे प्लास्टिक। अगर कोई वाटर है, उदाहरण के लिए जो हम बॉटल का पानी पीते हैं, तो उसमें जो है घुलने की जो रेट होगा बहुत स्लो होगा। तो इस प्रकार के प्लास्टिक जब घुल के आपके खानों में मिलते हैं इसको बोलते हैं माइग्रेशन। खाने का जो दूसरा कारण है वो जो हम अपने डेली यूज में हम आप खुद अपने हाथों से करते हैं, जैसे कि हमारे घर में जितने भी किचन है और जो सारी चीज प्लास्टिक के बने होते हैं, चाहे आपका करछी हो, कंटेनर हो, उसमें गर्म खाना, ठंडा खाना डालते हैं। और तो और आपके घर में कुछ ऐसे प्लास्टिक होंगे जिस पे लिखा रहता है कि माइक्रोवेव सेफ या माइक्रोवेव सेफ नहीं है। जो माइक्रोवेव सेफ है उसमें आप पानी डाल के, दाल डाल के, खाना डाल के गर्म करते हो बेधड़ल्ले से,
लेकिन हाल ही में एक साइंटिस्ट ने उन्होंने ऐसा रिसर्च किया है कि उन्होंने क्या किया कि ऐसा प्लास्टिक लिया जो माइक्रोवेव सेफ है, उसमें उन्होंने पानी डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए गर्म किया और गर्म करने के बाद उसमें स्टडी किया कि कितने प्रकार के माइक्रो और नैनो प्लास्टिक उसमें पाए गए। आपको जानकारी बहुत आश्चर्य होगा, उसमें कम से कम 4 बिलियन माइक्रो प्लास्टिक और 2 बिलियन नैनो प्लास्टिक उसमें मिला, जो वही खाना जो हम आज रोज खाते हैं। और नंबर 2 तरीका है जिसके वजह से हमारे शरीर में, बॉडी में जाता है, वो है ब्रीदिंग। जो हम सांस लेते हैं तो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हवा में माइक्रोप्लास्टिक कहां से आ गया। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक का जो सोर्स है वो है रोड, यानी टायर का जो घर्षण होता है, जहाँ रोड पे जो पेंटिंग करते हैं वो सब सारे प्लास्टिक होते हैं। बहुत से रोड ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। सबसे ज्यादा जो स्रोत होता है वो प्लस हमारे टायर से आता है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारा शहर का डस्ट। शहर में कितनी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, सारे प्लास्टिक के, घर्षण प्लास्टिक का ये, प्लास्टिक का वो, यही सब घुल मिल करके जब नैनो साइज के हो जाते हैं, माइक्रो साइज के हो जाते हैं, इतने लाइट होते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तीसरा नंबर है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है वो है कॉस्मेटिक, यानी हमारी स्किन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। बहुत से ऐसे कॉस्मेटिक हैं जिसमें प्लास्टिक मिलाए जाते हैं, वो हम बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि इस नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक से हमको नुकसान क्या है। नुकसान को समझने के लिए हम आपको 3 चीजें पहले बताते थे, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, तब आपको बाकी के नुकसान आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे कि मान लो कि कोई इंसान अभी पृथ्वी पर अवतरण लिया और उसके शरीर में कोई प्लास्टिक नहीं है, और एक दिन बाद उसने सांस लिया, कुछ ऐसा माइक्रोवेव करके खाना खाया, कुछ ऐसे खा लिया, उसके शरीर में प्लास्टिक चला गया, तो क्या वो इंसान को हार्ट अटैक हो जाएगा? उसका उत्तर है नहीं होगा। लेकिन अगर वो इंसान बार बार यह प्रक्रिया करता रहे, मान लो कि उसके शरीर में एक अमाउंट का माइक्रो प्लास्टिक है, अगले हफ्ते 2 हो जाएगा, तीसरे हफ्ते 3 हो जाएगा, चौथे हफ्ते 4 हो जाएगा, पांचवें हफ्ते 5 हो जाएगा, उसके शरीर में वो अक्यूमुलेट होता रहता है। और एक ऐसा स्थिति जाएगा जब अक्यूमुलेशन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाएगा, तब उसको टॉक्सिसिटी होने लगेगी। तो इसको बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। बायो अक्यूमुलेशन का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे समुद्र में पाए जाने वाले जितने प्रकार के फिश हैं, जितने प्रकार के प्लास्टिक की जो पॉल्यूशंस होते हैं, प्लास्टिक समुद्र में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, थल में फेंक देते हैं, बारिश होता है, ये सारे माइक्रो प्लास्टिक या प्लास्टिक हमारे समुद्र में जाता है, और समुद्र में वहाँ पे रगड़ करके, फिजिकली टूट करके जो है माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। वही पानी में रहने वाली मछलियाँ उस माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक को खाते हैं, और उनके बॉडी में होता है बायो अक्यूमुलेशन। जब हम फिश को खाते हैं तो हमको पूरा बायो अक्यूमुलेटेड प्लास्टिक हमारे पेट में चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा, फिश जो है एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे शरीर में बायोप्लास्टिक जाने का। और दूसरा इसी से संबंधित है बर्ड खाती हैं फिश को। इसका मतलब यह है कि बर्ड में भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक होंगे। अगर हम बर्ड खाते हैं तो समझ लीजिए कि बर्ड से संबंधित माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में कितना जाते होंगे। नंबर 2 है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब हमारे शरीर का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कोई भी चीज हमारे शरीर में चला जाता है तो उसको डिफेंड करने के लिए इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है और मार देता है और उसको खा जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है ज्यादातर जर्म की वजह से होता है, या फिर कोई प्रोटीन हमने खा लिया उसकी वजह से होता है। लेकिन स्टडी में, अभी हाल ही की स्टडी में ऐसा पाया गया कि माइक्रोप्लास्टिक के अंदर भी यही एबिलिटी है जो कि हमारे शरीर में इम्यून रिस्पांस को क्रिएट करता है। स्टडी में यह भी पाया गया कि CD3, CD68 का लेवल बहुत ज्यादा है, जो कि एक प्रकार का मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। और साथ में उनको यह भी मिला कि कोलेजन लेवल ऐसे लोगों में बहुत कम था। इन तीनों स्टडी के आधार पर ऐसा पाया गया कि माइक्रोप्लास्टिक के अंदर इन्फ्लेमेशन करने की क्षमता है, जो भी मैं आगे बताऊंगा। तीसरा नंबर है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? कोई भी चीज का अपना एक उम्र होता है, एक सर्टेन समय के बाद वो जो है उसका अपने एक्टिविटी का आधा हो जाता है। जैसे एक्सपायरी डेट लिखे रहते हैं किसी भी कंपोनेंट पे। इवन नमक जो है, कहने का तो NaCl है, लेकिन उसका भी एक हाफ लाइफ होता है कि इतने सालों बाद ये खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्लास्टिक का हाफ लाइफ देखा जाए तो 20 साल से लेकर के 500 साल तक है। इसका मतलब है कि किसी प्लास्टिक को पूरी तरीके से डिस्टिंग्रेट होने के लिए 500 साल की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जो 20 साल के लिए होते हैं, जैसे हमारा जिस
प्रकार के पॉलीथीन बैग में हम रोज सब्जी खरीदते हैं, या फिर कॉफी के अंदर पाए जाने वाला जो प्लास्टिक का जो लेयर होता है, वो प्लास्टिक कम से कम 20 साल लगते हैं उसको पूरी तरीके से डिस्टिंग्रेट होने में। अब आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई भी प्लास्टिक अगर आपके शरीर के अंदर जाता है तो आप जब तक जिंदा हैं वो प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर रहेगा, क्योंकि उसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 500 साल। अगर ये तीनों चीज अगर आपको समझ में आ गया होगा तो तब आपको अब समझ में आएगा कि माइक्रो प्लास्टिक से आपको होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है और कैसे आप पहचान सकते हैं। प्लास्टिक हमारे शरीर में जाने के बाद कहां कहां जाता है? नंबर 1 टेस्टिस, जिसमें हमारे शुक्राणु और स्पर्म का निर्माण होता है। अब हाल ही में एक ऐसा रिसर्च किया गया जिसमें कुछ कुत्ते और कुछ ह्यूमंस के टेस्टिकल में रिसर्च किया गया क्या इसमें माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक पाए जाते हैं कि नहीं। उसका उत्तर है हाँ, उनको नैनो प्लास्टिक वहां भी मिला। और अगर टेस्टिकुलर में नैनो प्लास्टिक पाया गया तो इससे आपको समझ सकते हैं कि जितने भी प्रकार के फर्टिलाइजेशन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से कुछ भी हो सकती हैं। हालांकि अभी इस पे स्टडी होना बाकी है। हालांकि उस पेपर में ऐसा मेंशन किया गया कि स्पर्म में क्वालिटी में गिरावट मिली गई, उसमें स्पर्म काउंट, स्पर्म का क्वालिटी, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पर्म में हेड होता है, टेल होता है, किसी में हेड है तो टेल नहीं, टेल है तो हेड नहीं, अगर दोनों है तो उसके मेम्ब्रेन में टूटे हुए हैं। अभी इस पे रिसर्च होना बाकी है कि ऐसे सिचुएशन में ये स्पर्म का अगर फर्टिलाइजेशन होकर बच्चा बनता है तो उस बच्चों का डेवलपमेंट कैसा होगा, अभी इस पे रिसर्च होना बाकी है। नंबर 2 हार्ट, जो सबसे ज्यादा आज के डेट में माइक्रोप्लास्टिक का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किसी को हो रहा है तो है हार्ट। आपने देखा होगा आजकल के डेट में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ष में कई लोगों का अकस्मात डेथ हो रहा है सिर्फ हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की वजह से। अभी हाल ही में एक रिसर्च किया गया इटली में, उन्होंने 257 लोगों पे स्टडी किया गया जिसमें हार्ट स्ट्रोक आए थे। बाद में पता लगा कि उनके कैपिलरी यानी धमनी के अंदर जो है माइक्रोप्लास्टिक डिपॉजिट हो रहे हैं। होता क्या है कि जब हमारा हार्ट यहाँ से पंप करता है तो वो पंप पूरे शरीर में होकर के ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाता है, फिर बाद में वही ब्लड हमारे लंग में आता है, लंग में से होकर के फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर में पहले से बढ़ा हुआ है तो क्या होता है कि कुछ धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि धमनियों के बीच में यहाँ पे इस तरह से जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड का सप्लाई स्लो कर देता है। इस वजह से आपको हार्ट को ज्यादा तेज से प्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको होता है हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक। ऐसे केस में अगर किसी के शरीर के अंदर अगर ब्लड में अगर माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक है, जैसा कि मैं इन्फ्लेमेशन अभी आपको पहले बताया था कि माइक्रोप्लास्टिक के अंदर इन्फ्लेमेशन करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल हमारे धमनियों के अंदर जमा हो रहे हैं उसी प्रकार से माइक्रोप्लास्टिक भी हमारे धमनियों के अंदर धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। उसी पेपर में उन्होंने ये भी पाया गया कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके उन्होंने देखा कि रियली में प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर है कहाँ धमनियों में। तो उन्होंने ऐसा देखा कि जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जब माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोफेज एक कोशिका है उसके शरीर के बाहर घूम रहा है, तो दूसरे वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोफेज के अंदर जा चुका है। माइक्रोफेज जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर का एक इम्यून रिस्पांस के लिए एक सेल होता है, अगर उसके अंदर प्लास्टिक चला गया तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी चली जाएगी। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक की वजह से हमको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा लंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी हम प्रकार हम सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू करता है, जिसके वजह से आगे चल करके हमारे जो धमनियों में ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो होना बंद हो जाता है, जिसके वजह से हो जाता है लंग कैंसर। इसके अलावा प्लेसेंटा है जो माँ के पेट से बच्चों में चला जाता है। इसके अलावा माँ के मिल्क में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, और तो और हमारे ब्रेन तक भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ऐसी दवाई हैं अगर हम यहाँ पे इंजेक्ट करें तो हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाता है, क्योंकि ब्लड में जितने भी कैपिलरीज हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जो है ब्लड से निकल करके ब्रेन के कोशिकाओं तक नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ एक प्रकार का बाउंड्री लगी है, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन के लिए, ताकि अगर किसी प्रकार का जर्म हमारे ब्लड में चला गया तो ब्रेन तक ना पहुंच पाए। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक के अंदर एक ऐसा गुण है, वो इतना छोटा है कि अगर हमारे शरीर में अगर ब्लड में अगर किसी तरीके से माइक्रोप्लास्टिक चला गया तो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके वो हमारे ब्रेन की कोशिकाओं तक पहुंचकर
हमारे कोशिकाओं को मार रहे हैं, जिसकी वजह से एल्जाइमर और पार्किंसन नामक बीमारियों का जन्म दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे आर्गन हैं, अगर हम बनाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किडनी अगला नंबर था वैसे। आइए अब हम बात करते हैं कि इससे आप बचा कैसे जा सकता है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन कंट्रोल में है, जैसे कि प्रदूषण। अगर आपको रास्ते में कहीं प्लास्टिक दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में आपके भले नया किसी न किसी के पेट में वो प्लास्टिक जरूर चला जाएगा। इसलिए जो है प्रदूषण का बहुत ज्यादा, प्लास्टिक प्रदूषण का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी। दूसरा चीज, किचन में जितनी भी प्रकार के प्लास्टिक हैं उनसे बहुत सजग रहिए। गर्म पानी, गर्म खाना, माइक्रोवेव, इन सबसे बचिए। यहाँ तक कि करछी वगैरह जो भी प्लास्टिक का यूज करते हैं उसके जगह आप लकड़ी का करछी वगैरह इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जितने भी पैकेज फूड आते हैं उससे मैं तो बहुत सतर्क रहिए। मैं तो पता नहीं, मैं ज़्यादा सजेशन इस पर नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पैकेज फूड आते हैं वो मेरे हिसाब से सेफ नहीं होते हैं और जहाँ तक हो से आप भी उससे बचिए। सी फूड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बायो मैग्निफिकेशन, जितनी प्रकार की समुद्री मछली हैं या फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो इंसान लोग खाते हैं, ऐसे खाने से बचिए। इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक कपड़े होते हैं, उसमें ढेर सारे माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो कि आपके सांस के माध्यम से आपके पेट में चले जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है धूल मिट्टी। जितने भी आप इन्वायरमेंट में चारों तरफ धूल मिट्टी आप देख रहे हो उसमें ढेर सारे माइक्रोप्लास्टिक बिलियन से बिलियंस रूप में पड़े हुए हैं। आप उसको कैसे बचना आप खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हो। चाहे मास्क लगाइए या कुछ कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए ताकि आप वो सब माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर के अंदर, आपके नाक के अंदर ना घुस पाए। इसके अलावा किचन में या घर में जब आप सफाई करते हो या फिर वैक्यूम ऑन करते हो तो उससे ढेर सारे माइक्रोप्लास्टिक जनरेट होते हैं। जैसे रग है, रग भी प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर उस पर आप वैक्यूम करते हो तो ढेर सारे माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक जो है एयर में आते हैं, फिर बाद में उसको सांस लेते हैं तो वो आपके पेट के अंदर चला जाता है। कुल मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैनो प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक आपके लिए सेफ नहीं, आप इससे बचिए। अगर माइक्रोप्लास्टिक के बारे में डिटेल जानना है तो इसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाकर के देखिए। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे देख दिया हूँ, आप वहां से जाके देख लेंगे तो प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता चल जाएगा और कौन कौन से प्लास्टिक सेफ है, कौन कौन से प्लास्टिक सेफ नहीं है, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हमारा ये वीडियो देखने से अगर आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो ये वीडियो 4-6 लोगों को भेज दीजिए जिसको लगता है कि ये वीडियो उनको देखना चाहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।